हेलो बच्चों, क्या हाल है। जैसा कि हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2015 से 25 तक के एएमयू के 11th एंट्रेंस साइंस के लिए, और उसमें हमने ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लिया था, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन का। अब उसी चैप्टर का हम लोग जो है दूसरा पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। ठीक है, और यह है हमारा पार्ट 2। ठीक है, यह है हमारा पार्ट 2। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चन की सीरीज हम बना रहे हैं वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही। ठीक है, लेकिन इसके बनाने का पर्पस असल में यह है कि आप क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये समझाने के पर्पस से बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं। वरना देखो, सोल्यूशन तो जो किताबें आप खरीदते हैं उसके अंदर भी की हुई है। ठीक है, उसमें कोई गलत सोल्यूशन तो होता नहीं है। यहाँ पर समझा किस लिए बताया जा रहा है, ताकि आप इन बातों को समझें कि आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्योंकि किताबें जो है वो आपसे बातें नहीं करती है। क्लियर ना, समझ में बात है कि नहीं आई। या प्रैक्टिस जब करें तो उस वक्त सवाल को किस तरीके से अप्रोच करना है ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, सिर्फ इतने से सवाल करने से कुछ नहीं होगा, आपको अलग से सवाल लगाने पड़ेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इस पीवाईक्यू के अलावे भी आपकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए जो भी बुक आपके पास है उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर कभी कोई रेफरेंस बुक चाहिए हो कि कहाँ से सवाल वाल लगाएं तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा आज का, यानी आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज। तो अर्थ की मीन डेंसिटी जो है वो कितनी होगी, अर्थ की मीन डेंसिटी जो है वो कितनी होगी। तो देखो, ये सवाल जो है रिपीटेड है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, ये सवाल पीछे भी आ चुका है लेकिन मैं दोबारा से कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थ जो है उसकी रेडियस r है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, और इस अर्थ की डेंसिटी हमें बतानी है इस तरीके से r, पाई और g वगैरह की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर लेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। g का फॉर्मूला लिख लेंगे, ये होता है g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो मास है हम उसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अर्थ क्या है, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। इन चीजों को क्या कर दो, इसके अंदर रख दो, तो वैल्यू हो जाएगी g इक्वल टू कैपिटल G बाय आर स्क्वायर। m की जगह इनको रखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, एक आर बच जाएगा। ठीक है, और रो भी आएगा साथ में, ये वाला रो। तो यहाँ से डेंसिटी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर आ जाएगा 3g ओवर 4 पाई कैपिटल G आर, 4 पाई कैपिटल G आर, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सवाल पिछले वाला ही है, दोबारा से कर दिया हूं, हालांकि मैंने कहा भी था कि ये रिजल्ट जो है बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, याद होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशन आर 40 cm is to 20 cm is to 10 cm. Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension 20/10 cm. क्या मतलब हुआ, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो कि कहाँ रखा हुआ है, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस तरीके से ब्लॉक ऑफ वुड है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो टेबल के ऊपर जब रखा हुआ होगा तो इसका जो ये निचला सरफेस होगा, ठीक है, वही कांटेक्ट में होगा। तो कह रहा है जो कांटेक्ट वाला हिस्सा है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी कि ये ऊंचाई जो है ये 40 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मास कितना है, 5 kg है। अब कह रहा है कि ये इसके ऊपर, यानी ये टेबल के ऊपर, ये वाला हिस्सा टेबल को टच कर रहा होगा, नीचे वाला, ये टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा होगा। सबसे पहले देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
अब यहाँ पर फोर्स क्या होगा, फोर्स कुछ नहीं, इसका वजन होगा यानी कि mg, और एरिया क्या हो जाएगा, नीचे वाली साइड का डायमेंशन। अब देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसको क्या लिख लो 0.2 और इसको क्या लिख लो 0.1, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी एरिया की जगह हम L इंटू बी रख देंगे। तो चलो रख देते हैं, मास है 5, जी की वैल्यू कहा गया था 10 ले लो, एरिया 0.2 इंटू 0.1, ठीक है। ये इनकी वजह से 10 और 10 ऊपर यानी 100 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और नीचे 10 टू 1 2 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो, 5 5 5 25, ठीक है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये सवाल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना, कई बार हम यहाँ पर गलती करते हैं। नॉट ट्रू पूछ रहा है, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे पहले बात कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। कि मैग्नीट्यूड जो है बायोंट फोर्स का वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तीसरी बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 10 to the power 5 पास्कल, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ सवाल पढ़ा है, अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पहली बात देखो, ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी से ही शुरू करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के पास कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के पास कोई यूनिट नहीं होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जिस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो, ये क्या है, एक तरीके का रेशियो होता है। अब रेशियो इसके पास, इसलिए क्या होगा, यूनिटलेस होगा। सेम क्वांटिटी का रेशियो है, दोनों डेंसिटी का रेशियो है, तो क्या होगा, यूनिटलेस होगा। चलो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। कह रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 10 to the power 5 पास्कल, ये तो याद होता है बच्चों को, है ना, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, और 1 atm लगभग किसके बराबर होता है, 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है। ये बात भी सही है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो अर्थ की वजह से लगता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो टर्म ग्रेविटी है वो एक्चुअली में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 सही है, तो ये चौथा क्या रहा होगा, गलत रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं उसको भी समझा देता हूँ। मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बायोंट फोर्स फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि बायोंट फोर्स जो है एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, वेट ऑफ द कितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर पाया है उसके वेट पर डिपेंड करता है। बात समझ में नहीं आई? समझ में आई बात है कि नहीं है? जैसे मान लो अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, अगर मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर किसी बॉडी को तुमने डिप किया, मान लो ऐसा है, इसको डिप किया, तो अभी ये इतना सा हिस्सा अंदर है, तो ये जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा होगा उतनी बायोंसी लग रही होगी। मान लो कल को तुम इसको फिंगर से नीचे दबा दो और ये कहाँ चला जाए, ये ऐसे मूव करके ऐसा ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा फ्लूइड के अंदर है, ठीक है, तो यानी कि अब बायोंट फोर्स क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। हालांकि इस फ्लूइड की डेंसिटी तो वही है, पसंद में नहीं आई। तो फ्लूइड जितना डिस्प्लेस कर पाता है उस वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर क्या होता है, बायोंट फोर्स लगता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या है, वेल नोन स्टेटमेंट है। पसंद में आ गई, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे लिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, फ्लोटेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको चाहो तो तुम इसके रिजल्ट को फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। क्या क्वेश्चन है, कह रहे इफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड है, इफ टू लिक्विड्स of same mass but densities d1 and d2, densities d1 and d2 respectively are mixed, then the density of the mixture is, ठीक है। तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, तो देखो मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि ये बातें आई कहाँ से है, और फिर उस रिजल्ट को फ्यूचर के रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। सबसे पहले देखो क्या है, दो लिक्विड है, समझो एक लिक्विड ये है, लिक्विड 1 कह दो इसको, ठीक है, और ये क्या हमारा लिक्विड 2 है ना, लिक्विड 2 है। कह रहा है दोनों का सेम मास लिया गया, दोनों का
सेम मास लिया गया। ठीक है, याद रखना सेम मास बोला है, सेम वॉल्यूम नहीं बोला है, सेम मास लिया गया। एक की डेंसिटी d1 है, एक की डेंसिटी d2 है। अब इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया गया। तो देखो जब मिक्स किया गया होगा, जब मिक्स किया गया होगा तो देखो एक तो चीज है वॉल्यूम जो है वो कंजर्व होगा, यानी दोनों वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा उनके वॉल्यूम के बराबर इनका टोटल वॉल्यूम होगा। दूसरी चीज जो कंजर्व रहेगी वो क्या है, मास है। इनका मास इन दोनों के मास के सम के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब जरा देखो तो क्या कहोगे, जब ये मिक्सचर बना होगा, जब ये मिक्सचर बना होगा तो इसका मास तो क्या हो जाएगा, m प्लस m 2m। इसका वॉल्यूम कहोगे, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को जोड़ दो यानी v1 प्लस v2। लेकिन वो v है कितना, तो क्या कहेंगे हम उसके लिए कि इसी डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर जो मास अपन वॉल्यूम होता है उसको दो बार लगा दो, है ना। ऐसे होता है ना, डेंसिटी v1 बराबर ऐसे लिखोगे ना m अपॉन v1 जो भी इसका वॉल्यूम रहा होगा, और इसके लिए क्या लिखोगे d2 बराबर m अपॉन v2। तो यहाँ से आ सकता है ना v1 की वैल्यू m अपॉन d1, v2 की वैल्यू m अपॉन d2, यानी कि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, m अपॉन d1 और प्लस m अपॉन dt। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल मास आ गया। अगर ये दोनों चीजें आ गई है तो हम क्या कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लो। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे, कहोगे मास ऑफ मिक्सचर कितना है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है। ठीक है, इसके अंदर चीजों को डाल दो। जैसे ही इसके अंदर चीजों को डालोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 2m, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे m अपॉन d1 प्लस m अपॉन d2। ठीक है, m अपॉन d1 प्लस m अपॉन d2। इनको जब सॉल्व करोगे देखो, जैसे ये m कॉमन ले लो अंदर से और यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा d2 प्लस d1 बाय d1 d2, ऐसा हो जाएगा। m से m खत्म हो जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आ जाएगा, पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर हो जाएगा 2d1 d2 बाय d1 प्लस d2। ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो मैंने इस सॉल्यूशन में तुमको कायदे से ये रिजल्ट किस तरीके से आया है वो समझा दिया हूं, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस रिजल्ट को तुम क्या कर सकते हो, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखना हमेशा, ठीक है, जुगाड़ जो है वो शॉर्टकट जो है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ ये भी रेफरेंस याद रखना होगा कि ये किस कंडीशन में निकाला गया था। ये उस कंडीशन में निकाला गया था जब दो लिक्विड को मिक्स किया गया था, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग थी लेकिन दोनों के मास क्या थे, सेम थे। मास अगर अलग हो गया, ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई, और डेंसिटी भी अलग रहा तो फिर रिजल्ट कुछ और होगा। समझ में बातें कि नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। अगर मास डिफरेंट रहा, डेंसिटी दोनों की सेम रही होगी तो फिर डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आया होगा, मिक्सचर की भी डेंसिटी वही रह जाएगी। तो सवाल का आंसर जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से तब्दील हो सकता है। तो अगर ये रिजल्ट याद रखे तो ये भी याद रखे कि ये बातें कब सही थी। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन करवाया हूं उसका असल पर्पस यही है कि आप चीज़ों को क्या कर पाएं, समझ पाएं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर वैलिड है, कौन सी चीज़ें जो है कहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। अब इस रिजल्ट का क्या फायदा होगा, देखो इस तरीके के सवाल अगर आएंगे, इस तरीके के सवाल आएंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में d1 d2 की वैल्यू देने के बजाय ऐसे कह देता, एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, दूसरा जो है उसकी डेंसिटी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और उस मिक्सचर की डेंसिटी बता दो। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर रख देंगे 2 × 15 × 5 अपॉन 15 + 5। हम नहीं बातें, और वहां से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे सवाल के लिए क्या कर लेंगे, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते यहाँ पर क्या रहना चाहिए, m दोनों का क्या रहा हो, सेम रहा हो। समझ पाए? तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर डेटा गिवन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अ बोट ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when man gets on it. The mass of the man will be, density of water is 1000 kilogram per meter cube. ये पावर 3 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बोट है जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, किसी लेक के अंदर फ्लोट कर रही है। ठीक है, कह रहा है कि जब एक इंसान उसके ऊपर चढ़ता है तो बोट जो है 1 सेंटीमीटर और नीचे चला जाता है। मतलब पहले जब फ्लोट कर रहा था तो उसका कुछ हिस्सा अंदर तो होगा ही, लेकिन मेन के चढ़ने से क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर और नीचे चला जाता है। ठीक है,
तो हमें ये बताना है कि वो जो मैन था उसका मास कितना है। तो थोड़ा इसको विजुअलाइज करते हैं ताकि क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। मान लो जैसे ये बोट के बॉटम का सरफेस है जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कुछ होगी, वो हमें नहीं पता, सवाल में वो गिवन नहीं है, ठीक है। और चूंकि ये फ्लोट कर रहा है तो इसका कुछ हिस्सा पहले से भी अंदर होगा, ठीक है। वो भी नहीं दिया होगा कितना था, बस इतना कह रहा है कि जब एक इंसान इसके ऊपर सवार होता है तो इसकी हाइट का 1 सेंटीमीटर हिस्सा और नीचे चला जाता है, 1 सेंटीमीटर हिस्सा और नीचे चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इस मैन के चढ़ने से इसका मास कुछ भी होगा, इसका कुछ इतना सा पोर्शन एक्स्ट्रा और अंदर चला गया होगा जो कि एक क्यूबॉइड की शेप में होगा, यानी इतना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस किया होगा, इतना वॉल्यूम ये क्या होगा, डिस्प्लेस किया होगा। अब देखो जब ये मैन चढ़ा तो मैन तो डूबा नहीं है, ये बैलेंस है। इसका मतलब मैन के ऊपर जो इस एक्स्ट्रा फ्लूइड डिस्प्लेस की वजह से बायोंसी लग रही होगी और जो मैन का वेट होगा नीचे की तरफ वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि बायोंट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन। ये कौन सा बायोंट फोर्स है, टोटल बायोंट फोर्स है नहीं, ये जो एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स लगा होगा, पहले से बोट के ऊपर बायोंसी लग रही थी, मैन के चढ़ने से इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है तो इस फ्लूइड की वजह से जो बायोंसी लगी होगी वो एक्स्ट्रा उतना मैन पे लगा होगा, यानी इतना बायोंट फोर्स एड ऑन हो गया होगा। बायोंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, और मास ऑफ मैन को क्या लिख सकते हैं, m इनटू जी। जी से जी क्या हो जाएगा, खत्म। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो LBH से निकाल सकते हैं। L है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म कर दो, 3 2 जा 6 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा, मास जो है उसका कितना हो जाएगा, 60 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 kg हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करना, उसको हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या कभी सुनने में कोई परेशानी हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के दोबारा सुना करो, ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो रिकॉर्डेड है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये बता दूं ये 11th क्लास का सवाल है, लेकिन इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। बस समझ में आई तो पहले सवाल समझते हैं, फिर उसमें जो टर्म है उनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर सॉल्यूशन को करेंगे। तो यानी ये जो सवाल है पहले इसके अंदर जो कुछ पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए प्लेनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ। कह रहा है एक प्लेनेट है उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस का डबल है, यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। बट देयर एवरेज डेंसिटीज आर सेम, यानी डेंसिटी ऑफ प्लेनेट बराबर है किसके, डेंसिटी ऑफ अर्थ की। If the escape velocities at the planet and the earth VP are VP and VE respectively, कह रहा है जो escape velocity है क्या होता है बाद में देखेंगे, प्लेनेट और अर्थ के लिए वो VP और VE है। What would be the relation between VP and VE? yes नहीं VE, ठीक है। तो VP और VE के बीच क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यही है कि escape velocity होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज escape velocity। What is escape velocity, ठीक है। escape velocity क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, तो मैं तो समझाऊंगा, होगा हो सके तो अपनी जबान में इसको लिख भी लेना पहले, लेकिन सुन लो। escape velocity क्या है, मान लो जैसे कोई प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, अर्थ हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, पहले समझते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है। इसका मास कुछ है, इसकी रेडियस भी कुछ होगी, से कैपिटल आर, ठीक है। अगर मान लो इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो देखो जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे, मतलब मान लो यहाँ पर भी है, यहाँ से फेंकेंगे तो फिर लौट के नीचे आ जाता है। तो इसके वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई पार्टिकल है तो उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए कि ये वापस लौट कर ना आए, यानी कि ये कहाँ पहुंच जाए, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाए, है ना, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ पहुंच जाए, बाहर पहुंच जाए, क्लियर। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी होती है इसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। समझ बात है कि नहीं। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम 11th क्लास के अंदर कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है।
तो वो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि वो डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं करने वाले। तो स्टेप वेलोसिटी जो होता है वो होता है √2gm/r। स्टेप वेलोसिटी क्या होता है? √2gm/r। मान लो किसी प्लेनेट के सेंटर से r दूरी से किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो, जिसका मास m है, ठीक है, तो उसको कम से कम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? √2gm/r इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ चीजें गौर करने की है। m जो है मास ऑफ प्लेनेट है, तो किस प्लेनेट का मास है, पार्टिकल का मास नहीं है, यानी इस m पर डिपेंड नहीं करता है इसका वेलोसिटी, ठीक है। r क्या है? सेंटर से उस पार्टिकल की दूरी, यानी कह सकते हो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, कहां से? फ्रॉम सेंटर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल के लिए, वो सेंटर से इसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है और इस प्लेनेट के मास पर डिपेंड करता है। जैसे अर्थ के आसपास के रीजन से किसी चीज को फेंकना है, तो अर्थ के सेंटर से किस दूरी से फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, और अर्थ का मास कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो किस पार्टिकल को फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई बातें कि नहीं आई? क्लियर। अब देखो, इसी पार्टिकल को सेंटर से किसी दूरी पर से फेंक रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। अगर इसी पार्टिकल को यहां से फेंकने के बजाय अगर डायरेक्टली अर्थ से फेंका जाता, यानी कि जब स्मॉल r की वैल्यू एग्जैक्टली कैपिटल R के ही बराबर होती, तो वैसे केस में जो हमारा स्मॉल r है उसकी जगह क्या आ जाता है? कैपिटल R हो जाता, यानी 2gm/कैपिटल R। मैं दोनों फॉर्मूले अलग अलग इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि r का मतलब यहाँ पर रेडियस है, नहीं, वो सेंटर से पोजीशन होता है। क्लियर। इस केस में इत्तेफाक से इस वाले केस में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब सवाल में कुछ मेंशन नहीं करे कहां से फेंका गया है, तो एज्यूम करके चलना कि सरफेस से फेंका गया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, इसके मास का टर्म में निकाला, इसी फॉर्मूले को हम इसके डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? इस मास को रिप्लेस कर देंगे, v बराबर होगा, देखो, √2g/r। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³। अगर इसको कैंसिल करोगे, देखो इसको यहां से अगर इसे कैंसिल करोगे तो यहां से r² बच जाएगा। क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूं तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास v स्केप इक्वल टू 4 2 8 πg⁻3, ये अंडर रूट में, और बाहर आ जाएगा r² की वजह से अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये पूरा रूट के अंदर है ना, ये कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। बाहर निकलने पर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, यानी डेंसिटी के टर्म में ये हो जाएगा। क्लियर। बस समझ में आ गई। तो अब तक हमने समझाया कि एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट क्या क्या होगा, ठीक है। उसको डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे? सरफेस से फेंका जाएगा प्लेनेट को, तो उस केस में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और डेंसिटी के टर्म में ये रिजल्ट होगा। क्लियर। अब अगर ये इतनी बातें आपको मालूम है, तब आप इस सवाल को कर पाएंगे। समझ बातें? क्योंकि 9th क्लास की बुक में ये सब बातें नहीं होती है, 9th क्लास की बुक में अमूमन ये सब बातें नहीं होती है। तो अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो फिर से दोबारा से पूछने की कोशिश करना, या इसको दोबारा से देख लेना एक बार, अगर एक बार में समझ में ना आए तो। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन में जो है हम ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था? चलो मैं अब इसको मिटाता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या पीछे करके दोबारा से नोट कर लो, ठीक है। तो मैं इतना इसी को मिटाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो तो क्या कह रहा था? इफ द रेडियस ऑफ ए प्लेनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ बट देयर एवरेज डेंसिटीज आर सेम, मतलब दोनों प्लेनेट की डेंसिटी सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले प्लेनेट के लिए लिख लूंगा। तो क्या लिखूंगा? 8πg⁻³ इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट, और यहाँ लिखेंगे ये रो होगा डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। अर्थ के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 8πg डेंसिटी ऑफ अर्थ बाय 3 अंडर रूट, और हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर। यहां से क्वेश्चन में ये गिवन था कि दोनों की डेंसिटी सेम है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है रेडियस ऑफ अर्थ का दुगना है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? तो एक काम कर लेते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लोगे तो क्या कहोगे? VP/VE। अब देखो जो कांस्टेंट है ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये पूरी चीज इससे खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि ρP और ρE तो क्या है? बराबर ही है, सवाल में गिवन था।
तो यहां से सिंपली रेशियो बचेगा Rp बाय Re। क्लियर? मतलब अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली याद है ना, सीधा कहेगा ये वाला हिस्सा सेम था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है यहाँ पर। तो Rp कितना था, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, तो 2Re ओवर Re है ना, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अच्छा मैंने यहाँ पर गलती से स्मॉल में लिख दिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। रेडियस ऑफ प्लेनेट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ था। तो खैर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Vp इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Ve, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सवाल तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट हो गया कि इसमें तुमने एक नई चीज समझा, क्या, व्हाट इज स्टेप वेलोसिटी, व्हाट इज स्टेप वेलोसिटी, ठीक है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो पार्टिकल को प्रोवाइड किया जाए सच दैट कि वो उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। क्लियर? अच्छा, उसका डेरिवेशन करते वक्त मैंने बीच में बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे, उनको भी याद रखना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन उस पर भी बन सकता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, कह रहा है सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लेनेट, सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, कह रहा है कि एक प्लेनेट है, ठीक है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक प्लेनेट है जो सन के अराउंड, ऐसे सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ कोई प्लेनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये कोई प्लेनेट है भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, जमीन भी इसी के अराउंड घूमती है ना, जमीन भी सन के अराउंड घूमती है, ऐसे ऑर्बिट में घूम रही होगी, अर्थ भी घूम रहा होगा। इनका कहना है सवाल में कि ये जो है ना दुगना फास्ट है इससे। दुगना फास्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जितना टाइम इस अर्थ को लगता है, ठीक है, उससे आधा टाइम इसको लगेगा। ये बातें कहां से आ गई कि आधा टाइम लगेगा? एक बात बताओ, जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है उसको कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, बात समझ में नहीं आई? क्लियर? क्लियर? तो हम यहां पर कहेंगे कि इसका टाइम अगर t था तो इसका टाइम t/2 था, अगर इसका टाइम t था तो इसका टाइम 2t था। ट्वाइस फास्ट का मतलब ये हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। इतना करने के बाद अब कोई मुश्किल काम नहीं बचा है, सीधा हम क्या लगा देंगे, केप्लर्स थर्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या कहता है, किसी भी प्लेनेट के लिए टाइम पीरियड है ना, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब ऑफ डिस्टेंस के। तो दोनों प्लेनेट के लिए लगाएंगे तो कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्यूब, और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ के क्यूब के। ठीक है, ये स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से, ठीक है, ये स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, Rp बाय Re, अगर रेशियो ले लो, क्या ले लो, रेशियो ले लो, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लेनेट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो, ये दोनों एक साथ लिख कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो Tp क्या है, t/2, और T क्या है, Te क्या है, T हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा t/2 अपॉन T, इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये चीजें हमने यहाँ से डाल दी। जैसे यहाँ से ये चीजें डाल दोगे तो ये चीजें ऊपर खत्म हो जाएगी, यहाँ 1, यहाँ 1, ये 1/2 हो जाएगा। Rp से Re का रेशियो 1/2 का स्क्वायर तो है ही, ये क्यूब इधर लाओगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। केप्लर थर्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, केप्लर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे क्या है, बेस्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है और इसके अंदर फिर से एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, एक अच्छी चीज क्या मिलेगी, सीखने को मिलेगी। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर इसी कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज 1 by 1। ठीक है, कह रहे एक ऑब्जेक्ट है, उसको बारी बारी से 3 लिक्विड में डाला जाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स with 1/9, 2/11 और 3/7 part of its volume outside the surface of the liquid of densities d1, d2 and d3 respectively।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द थ्री लिक्विड। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉल है, उसको 3 अननोन लिक्विड में डाला जाता है बारी बारी से, ऑब्जेक्ट एक ही है, तो हम क्या देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का 1/9 पार्ट हिस्सा बाहर रहता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का 2/11 पार्ट बाहर रहता है, तीसरे ऑब्जेक्ट का 3/7 पार्ट बाहर रहता है। तो बताओ ये जो तीनों लिक्विड है उसके डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। एक बात बताओ कि जब लिक्विड के अंदर बॉडी को डाला गया और उसका कुछ पोर्शन अंदर है, इसका मतलब वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, एक बात तो यहां पर आई, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, पहले कॉन्सेप्ट समझना कि अगर किसी बॉडी को कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर किसी बॉडी को इसके अंदर डाला, क्लियर ना, इसके अंदर क्या किया, डाला, तो ध्यान दो इसका कुछ हिस्सा अंदर होता है और कुछ हिस्सा बाहर होता है, इसको कहेंगे ना फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड, फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड। ठीक है, जबकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलोगे फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड। ठीक है, मतलब वो फ्रैक्शनल वॉल्यूम जो बाहर है। क्लियर। तो अब देखो किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा हिस्सा अंदर जाएगा बाहर उतना कम हिस्सा होगा। क्लियर ना। ठीक है, इतनी बात समझ में नहीं आई। तो अगर फ्रैक्शनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, एक ही बॉडी की बात हो रही है, तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड ज्यादा होगा तो आउटसाइड वाला कम होगा। मान लो अगर 3/4 पार्ट अंदर है तो 1/4 पार्ट बाहर होगा, अगर हाफ पार्ट अंदर है तो हाफ पार्ट बाहर होगा, 1/4 अंदर है तो 3/4 बाहर होगा। क्लियर ना, इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर एक ही बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में डाले तो जिसमें वो ज्यादा पार्ट बाहर विजिबल है, इसका मतलब वो अंदर कम गया है। क्लियर। अब जहां पर वो अंदर कम जाएगा यानी बाहर ज्यादा रहेगा, ठीक है, वैसे केस में इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा रही होगी, तभी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं कर पाया। क्लियर ना, समझ में बात है कि नहीं है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट रिजिड फॉर्मूले की तरफ जाने के बजाय मैं कॉमन सेंस से समझाने की बात कर रहा हूं। जैसे इसको समझो, कोई हार्ड सरफेस है, उस पर किसी चीज को डालते हो तो वहीं रुक जाता है। तकिए के ऊपर अपना सर रखते हो, क्या होता है, अंदर चला जाता है। लिक्विड के अंदर डालोगे पूरा सर अंदर जाएगा। ठीक है, यानी जहां पर डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो अंदर जाएगा, यानी बाहर उतना कम रहेगा। ठीक है, यानी डेंसिटी जितना कम होगी बाहर उतना कम दिखाई देगा, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बाहर उतना ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम बाहर ज्यादा है तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। तो मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट बता दे रहा हूं कि फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड है ना, अगर ज्यादा है इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक ही बॉडी से अगर हम कंपेयर करेंगे कि इस एक बॉडी को लिक्विड 1 में डाला, लिक्विड 2 में डाला, लिक्विड 3 में डाला, तो जहां पर वो सबसे ज्यादा बाहर दिखाई देगा वहां फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड ज्यादा रहेगा। क्लियर। तो अब देखो यहां पर इन्होंने फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड बता दिया है। तो पहले वाले हिस्से में कितना है, पहले वाले हिस्से में कितना है 1/9 पार्ट, दूसरे वाले हिस्से में 2/11 पार्ट, तीसरे वाले हिस्से में 3/7 पार्ट। ठीक है, तो इसको देखो 1/9 का मतलब लगभग वैल्यू अगर देखो तो ये होता है 0, 9 1 9, फिर 1 बचा होगा, 9 1 9 इतना। 2/11 पार्ट का मतलब 2/11 पार्ट का मतलब हो गया डेसिमल, 11 1 11, 11 8 88। 3/7 पार्ट का मतलब हो गया 0.4 समथिंग। ये क्या है, फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड है ना, फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड है, जिसका सबसे ज्यादा डेंसिटी उनका ज्यादा। यानी कि हम यहाँ क्या कहेंगे कि D1 सबसे छोटा, D2 उससे बड़ा, D3 सबसे बड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमूमन बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं, और ये सवाल जो है एएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, स्टेलिंग मल्होत्रा के अंदर भी है, कई बार ओलंपियाड वगैरह के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, तो देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे वीडियो ले जाओ, दोबारा से देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, अब ये देखो थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इस बार क्या कह रहा है, 4 balls A, B, C and D displaces 10 ml, 24 ml, 15 ml and 12 ml of liquid रेस्पेक्टिवली। इस बार क्या है, लिक्विड एक है, मान लो पानी अलग अलग कंटेनर में रख लिया, उसमें अलग अलग बॉल डाल रहे हैं। ठीक है, पहले में डाला बॉल ए, दूसरे में डाला बॉल बी, तीसरे में डाला बॉल सी, चौथे में डाला बॉल डी, और वहां पर हमने क्या देखा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। यानी कि ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इनसाइड की बात हो रही है।
इतनी सी बात है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हेन इमर्स्ड कंप्लीटली द बॉल विच विल अंडरगो मैक्सिमम अपेरेंट लॉस इन वेट, ठीक है। वो बॉल जो मैक्सिमम अपेरेंट लॉस इन वेट को फील करेगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले समझो कि अपेरेंट वेट होता क्या है। देखो अपेरेंट वेट क्या है, जैसे पानी में किसी चीज को तौलते हो तो क्या देखते हो, कम हो जाता है एयर से। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एयर वाले वेट में जो वेट इन एयर था उसमें बायोंसी जितनी ऊपर लगती है वो माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो खुद देखो अब इसका डिफरेंस क्या होता है, अपेरेंट वेट होता है। तो ये तो फिक्स है, ये वाला हिस्सा तो फिक्स है, ये वाला हिस्सा फिक्स है। इसमें से ये माइनस कर रहे हैं बायोंसी यानी बायोंट फोर्स। और बायोंट फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। समझना बात को, ठीक है। तो यहां से क्या कहोगे कि भाई चारों के लिए लिक्विड तो सेम था तो डेंसिटी तो सेम रहेगी, जी सेम रहेगा। ये जो VDL है ये अलग अलग होगा जो सवाल में भी दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है वो अलग अलग होगा। तो अब खुद देखो अगर ये चीज फिक्स है, जैसे मान लो ये 40 है, अगर B की वैल्यू कितनी आई 5, तो डिफरेंस कितना आएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 35 आएगा ये, ठीक है। अगर ये 10 रहा तो ये डिफरेंस कितना आएगा 40 माइनस 10 कहोगे 30 आएगा। अगर ये 15 रहा तो क्या कहोगे 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर ये 20 रहा तो 40 माइनस 20 कितना रहेगा 20 रहेगा। तो क्या देख रहे हो, ये वैल्यू जितना कम होगी वेट लॉस उतना कम होगा। जैसे हवा में 40 था 35 है, जैसे B की वैल्यू बढ़ी हवा में 40 था अपेरेंट 30 है, यानी कि बायोंट फोर्स जितना कम होगा अपेरेंट वेट लॉस उतना कम होगा, ठीक है। बस समझ में आ गई? तो क्या कहोगे अपेरेंट वेट लॉस है ना, अपेरेंट वेट लॉस कम होगा व्हेन बायोंसी कम होगी। जब क्या होगी बायोंसी कम होगी। और बायोंसी कम कहां होगी, यहां से देखो है ना, जहां पर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कम होगा, ठीक है। तो अब देखो इन चारों केस में से ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है A, B, C और D का सबसे कम कहां पर है, ठीक है। सबसे कम कहां पर है यहां पर, और सबसे ज्यादा कहां पर है यहां पर। अब सवाल देखेंगे क्या कह रहा है मैक्सिमम अपेरेंट लॉस। तो मैक्सिमम अपेरेंट लॉस कहां पर हो जाएगा 24 ml में, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। समझ पाए? बहुत अच्छा सवाल था और लॉजिकल है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? अमूमन होता क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। देखो फॉर्मूले वाले सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिसमें आपको लॉजिक लगे, थिंकिंग करनी पड़े, यानी जो वाकई फिजिक्स के सवाल हो, ठीक है, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज the gravitational force between two objects is F. How will this force change when the distance between them is reduced to half? ठीक है, तेरे दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, उनके बीच की दूरी थी कुछ, इस दूरी को अगर हम, और फोर्स लग रहा था F, अगर इस दूरी को हम M1 M2 के बीच की दूरी को अगर आधा कर देते हैं, यानी पहले की रेडियस का आधा पहले की दूरी का आधा कर देते हैं, तो अब नया फोर्स जो है वो F डैश वो पहले का कितना टाइम्स होगा। तो कोई बात नहीं है, एक बार F का फॉर्मूला यहाँ लिखो G M1 M2 by R स्क्वायर, समझ नहीं बात है। और एक बार F का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो F डैश इक्वल टू G M1 M2 by R डैश का स्क्वायर, यानी R by 2 का स्क्वायर, अभी की दूरी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा 4G M1 M2 by R स्क्वायर, चूंकि R स्क्वायर बाय 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से गौर करना, ये जो हिस्सा है यहाँ तक ये यही है, सेम है, इस चीज को वहां पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा F डैश इक्वल टू 4F, यानी कि नया फोर्स जो है पहले वाले का कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नया फोर्स पहले वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलो जी, ये तो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है इफ ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, इट्स वेट ऑन द अर्थ इज, ठीक है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा। कुछ नहीं है, m इंटू जी ऑन अर्थ की वैल्यू रख दो, 10 इंटू 9.8, व्हाट विल गेट 98 न्यूटन। इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है,
अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू, ठीक है सुनो, that is equal to weight of the body, weight of the fluid displaced, half of the weight of the fluid displaced, half of the weight of the body, ठीक है। तो देखो हमने बायोन्सी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, यानी बायोन्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, ठीक है। बायोन्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जब हम किसी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं या समर्ज करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बायोन्सी बोलते हैं। इतना तो क्लियर है, ये जो अपवर्ड फोर्स फील हुआ है वो क्या है, बायोन्ट फोर्स, दैट अपवर्ड फोर्स इज बायोन्ट फोर्स। फिर आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी बॉडी को पार्शियली फुल्ली फ्लूइड के अंदर डालते हो तो फ्लूइड जो डिस्प्लेस होता है, यानी जो बायोन्सी फ्लूइड जो डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर क्या लगता है, बायोन्ट फोर्स लगता है। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर क्या लगता है, बायोन्सी लगती है, और बायोन्सी तो क्या है, वो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी ये सवाल कुछ और नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। क्लियर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्या है डेफिनेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट वे 12 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब जमीन की सतह पर उसको नापा जाता है तो 12 न्यूटन है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, उसका वजन मून पे के सरफेस पर कितना होगा। तो देखो वेट ऑन मून क्या होता है, 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ का, ठीक है। तो वेट ऑन अर्थ जो है वो दिया हुआ है कितना, इतना 12 न्यूटन, तो यहाँ पे रख दो 6 2 12, तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 10 kg एंड इट्स डायमेंशन इज 50 centimeter is to 20 centimeter is to 10 centimeter. What would be the pressure exerted by the wooden block on the table top if it is made to lie on the table top with its size dimension 10 centimeter 20 centimeter by 10 centimeter, ठीक है। कह रहा है एक ब्लॉक ऑफ वुड है जिसको टेबल के ऊपर रख दिया गया, मास ऑफ वुडन ब्लॉक जो है कितना है 10 kg है, एंड इट्स डायमेंशन आर 50 centimeter 20 centimeter by 10 centimeter, तो वो कितना प्रेशर टेबल के ऊपर लगा रहा होगा। तो देखो ऐसा ही सवाल जस्ट पीछे था, मुझे याद तो नहीं कि डेटा सेम है या नहीं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसका नीचे का जो डायमेंशन है जो टेबल टॉप को टच कर रहा है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, इसका मास 10 kg है। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहाँ पर क्या होगा mg ओवर एरिया, सारी चीजें SI यूनिट में रख दो। मास की वैल्यू हो जाएगी 10 kg, जी की वैल्यू हो जाएगा 10, एरिया को लिख दो, ये 0.2 और ये 0.1 मीटर है, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1, यानी कि ऊपर 100 था, इसकी वजह से 10 ऊपर, इसकी वजह से भी 10 ऊपर, नीचे 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 5000 पास्कल हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, मैंने जी की वैल्यू को 9.8 नहीं लिया है, ठीक है। अगर जी की वैल्यू को 9.8 लोगे तो फिर आंसर कुछ और आएगा, जैसे 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लिए और नीचे लिए 0.2 इंटू 0.1, तो फिर आंसर कुछ और आएगा, जैसे 10 इंटू 98 अपॉन 10, इस डेसिमल को हटाया तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 1 और 2 बार डेसिमल ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 0 यहाँ से ऐसा खत्म, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा 4900 पास्कल। क्लियर, तो फर्क हो सकता है आंसर में, मतलब यहाँ पर 100 पास्कल का डिफरेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो अगर ऐसे ना मिले तो ये इमेजिन कर सकते हो या ऐसा समझ सकते हो कि इससे थोड़ा सा कम आएगा, इससे थोड़ा सा कम, यही है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन जो आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन नया नहीं है बल्कि रिपीटेड है, मतलब 2015 में आया था, वो वाला सवाल जो पहले करवा चुका हूँ, है ना, वो बाद में आया था, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन के हिस्से में हम यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज को। बाकी जो है हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। थैंक यू।